नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोहत्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास लेकर, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन है, हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। दोस्तों, हार वो है जो हमारे जीत की नींव रखती है, जो हमें बेहतर बनाती है। अगर एक बार हार जाए तो उठे खड़े हों और नए प्रयास और नए जोश के साथ नया प्रयास शुरू करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, हाल ही में गुजरात के कच्छ में हाल ही में गुजरात के कच्छ में हड़प्पा सभ्यता से कितने वर्ष पूर्व मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो हाल ही में 5000 वर्ष पूर्व के मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो गुजरात के कच्छ में आईआईटी आईआईटी गांधीनगर ने गुजरात के कच्छ में कितने पुराने 5000 या 5200 वर्ष पुराने, 5000 से अधिक 5000 से अधिक तो 5200 वर्ष पुराने मानव बस्तियों के साक्ष्य खोजे हैं। कि ये खोजा है कि यहाँ पर 5000 साल पहले भी मानव रहते थे, यहाँ पर मानव की बस्तियां थी, तो उसके साक्ष्य अभी खोजे हैं। तो अगर हम बात करें तो पुरातात्विक विभाग, हमारा जो पुरातात्विक विभाग है वो कैसे पता करता है कि ये साक्ष्य 5000 साल पुराने हैं। तो यहाँ पर एक तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसे हम कार्बन डेटिंग तकनीक कहते हैं। कार्बन डेटिंग यानी कार्बन की मदद से उसकी डेट का पता लगाना, कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। और इस कार्बन डेटिंग में हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। तो किसी भी वस्तु की अगर हमें उम्र पता लगानी है तो हम कार्बन 14 का उपयोग करेंगे। ये 50,000 वर्ष पुराने तक के वस्तुओं की उम्र को बता सकता है कि भाई यहाँ पर इतने साल तक की पुराने ये वस्तु है। तो कितने साल, 50,000 साल पुरानी वस्तुओं के भी ये बता सकता है। यहाँ पर हमें मिला क्या है, तो सेल मिडन, यहाँ पर जो हमें मिला है वो क्या है, प्राप्त जो यहाँ से हुए तो सेल मिडन प्राप्त हुआ है। सेल मिडन प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हमें पत्थरों के औजार, पत्थर से बने औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो किस सभ्यता के हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानते हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के किनारे बसी। दूसरा, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का सबसे जो पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ये क्यों जानते हैं, क्योंकि कांस्य का यहाँ पर अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता था। इसे पहली नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, पहली नगरीय सभ्यता। यानी किसी सभ्यता में नगर होने के साक्ष्य सबसे पहले इसी सभ्यता से मिले, तो हम इसे पहली नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी लिपि है, जो हमें इसकी लिखावट मिली है, उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहाँ तक फैली हुई थी, इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा हो गया वेस्ट पश्चिम, और इधर ईस्ट पूर्व, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में मांडा स्थान है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, यहाँ तक इसकी उत्तरी सीमा थी। और ये किस नदी के किनारे थी, तो ये चेनाब नदी के किनारे ये सभ्यता थी। अगर बात करें इसकी पश्चिमी सीमा,
तो पश्चिमी सीमा इसकी सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। शायद अभी हाल ही में थोड़े बहुत दिनों में ये आज़ाद भी हो जाए। तो ये किस नदी के किनारे है? तो दस्क नदी, दस्क नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें इसकी दक्षिणी सीमा की तो दैमाबाद, दैमाबाद इसकी दक्षिणी सीमा थी और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है? तो ये परवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें इसकी पूर्वी सीमा तो पूर्वी सीमा इसकी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में, मेरठ में। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये इसकी सभ्यता की सीमाएं होगी। अगर बात करें हम इसके और साक्ष्यों की तो इसका सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल, शहर देख लेते हैं इसके कौन कौन से शहर थे। तो इसके प्रमुख शहर, तो इसका एक प्रमुख शहर हो गया हड़प्पा, जो सबसे पहला खोजा गया, हड़प्पा। तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की। साहनी जी ने कब की? तो 1921 में इसकी खोज की। इसका एक और स्थल मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो क्या था इसका खोजा गया सबसे बड़ा स्थल। तो ये इसकी खोज राखलदास बैनर्जी ने की, राखलदास बैनर्जी ने, राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज 1922 में की, अगले साल ही कर दी। उसके बाद जो इसका खोजा गया स्थल वो है मोहनजोदाड़ो। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान पंजाब में है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको औद्योगिक नगर, हड़प्पा का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। या बिना दुर्ग का शहर, दुर्ग का शहर भी इसे ही कहा जाता है। अगर बात करें इसका चौथा स्थल तो लोथल है। लोथल इसका प्रमुख स्थल है जो कहाँ पर है? गुजरात में है। ये क्या है? बंदरगाह शहर, बंदरगाह शहर। बंदरगाह शहर का क्या मतलब है? यहाँ पर उस समय में जहाज आकर रुका करते थे। जहाज कहाँ से आकर रुका करते थे? तो मिस्र की सभ्यता से और मेसोपोटामिया, इन सभ्यताओं से आकर यहाँ पर जहाज आकर रुका करते थे। अगर बात करें इसका सबसे बड़ा भारत में पाया गया सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, और इसे अभी संग्रहालय बना दिया गया है, संग्रहालय। तो हड़प्पा काल का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो भी राखीगढ़ी में ही। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो ये इसके संबंधित क्वेश्चन हो गए। ये देखिए, ये हमारी हड़प्पा सभ्यता। ये यहाँ पर सड़कें बनी हुई है, बीच में नाला बना हुआ है। ठीक है, बड़ी नाली है और पक्की ईंटों के मकान है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। तो ये सभ्यता काफी उन्नत थी। जैसे आजकल हम जी रहे हैं या जिस काल में हम बढ़ रहे हैं, उस समय 5000 साल पहले भी इतनी उन्नत तकनीक से लोग रहा करते थे। तो यह हड़प्पा सभ्यता हमें बताती है। अभी यह स्थल है जो यहाँ पर खोजा गया है गुजरात में, ये जहाँ पर मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं कुछ रिवीजन के क्वेश्चन। तो हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, भाषाओं को, जिसमें कौन कौन सी है? मराठी, बंगाली, MBA पेपर पास। तो M से मराठी, B से बंगाली, A से असमिया, P से प्राकृत और P से ही पाली। अब ये 5 भाषाएं जोड़ी गई। इसके साथ ही शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। पहले 6 थी, अब 5 और जुड़ गई। हाल ही में निकोलस मुद्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने हाल ही में शपथ ली। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो ये बेंगलुरु में,
बंगलुरु में स्थापित की गई। तो पहली है, भारत की पहली है संक्रामक रोग अनुसंधान, तो इसको याद रखेंगे। 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक में सबसे ऊंची चोटियों को चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? 7 चोटियां, जो 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनको चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये काम्या कार्तिकेयन है। कार्तिकेयन ये महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा पॉलिटी से संबंधित है। तो हाल ही में लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम 2025 के तहत स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति ने क्या किए हैं, अभी लद्दाख के लिए कुछ विनियम जारी किए हैं। तो उसमें से एक विनियम में इन्हें 85% आरक्षण दिया गया है। जो लद्दाख के स्थानीय निवासी हैं वो उन्हें 85% आरक्षण दिया गया है। हमारी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है। अब ये इनके क्रम की बात करें तो 2 क्रम होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक राष्ट्रपति के तौर पर। अब ये दोनों क्रम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये व्यक्तिगत तौर पर कौन से क्रम की है, बाकी राष्ट्रपति के तौर पर कौन सा क्रम है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आगे तो राष्ट्रपति ने अपने यहाँ पर 3 विनियम जारी किए हैं। यहाँ पर बहुत दिनों से लद्दाख में एक मांग उठ रही थी जिसमें इन कुछ सांस्कृतिक, स्थानीय और महिला सशक्तिकरण की मांगे थी। तो इसको देखते हुए अभी राष्ट्रपति ने 3 विनियम को जारी किया है। और ये जारी किस आधार पर किया गया है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 240 को आधार बनाकर ये 3 विनियम जारी किए गए हैं। अनुच्छेद 240 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है, राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह बिना विधानसभा वाले यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बना सकता है। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 240 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 3 विनियमों को जारी किया गया है। तो ये 3 विनियम क्या है? बिना विधानसभा वाली सीटों वाले यूटी की बात करें कि जहां पर विधानसभा ना हो, यानी जहां पर एमएलए के लिए चुनाव ना होता हो, उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति कानून बना सकता है। तो इसके लिए इन्होंने 3 कानूनों को अभी विनियमित किया है, जिसमें से पहला है लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम। पहला क्या है? लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम 2025। इसके तहत यहाँ के स्थानीय निवासियों को 85% नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। यानी जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको सरकारी नौकरियों में 85% आरक्षण दिया जाएगा। और दूसरा क्या है? लद्दाख राजकीय भाषा विनियम। दूसरा है लद्दाख राजकीय भाषा विनियम। लद्दाख राजकीय भाषा विनियम। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और भोटी और पुर्गी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया जाएगा, यानी कामकाज इसमें की भाषा के रूप में इसे नामित किया गया है। तीसरा जो इन्होंने विनियम किया है वो है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। तीसरा क्या है? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, इसका संशोधन यानी 2025 विनियम पेश किया है।
इसके तहत क्या होगा कि जितनी भी लद्दाख में क्या है, लद्दाख के लेह और कारगिल में जितनी भी विकास परिषद हैं उनमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 33%। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो ठीक है, अगर लेह और लद्दाख में क्या करें, विकास परिषद की बात करें तो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके अनुच्छेद 240 के द्वारा। ये स्वायत्त विकास पहाड़ी विकास परिषद क्या होती है। अब जब यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर विधानसभा नहीं है। अब विधानसभा नहीं है तो विकास के कार्य कौन करेगा, भाई जनता का प्रतिनिधि होता है एमएलए, वो विकास कार्य करता है। लेकिन अब जब केंद्र से पैसा जाएगा तो वहां पर कार्य कौन करेगा, तो वहां पर जिला स्तर पर कुछ छोटी छोटी परिषदों का गठन कर दिया जाता है जो विकास के कार्य को देखेंगी। तो ये कौन देखेगा, इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है। ये हमारी राष्ट्रपति जी है। आपको बताना है कौन से क्रम की, व्यक्तिगत तौर पर और राष्ट्रपति के तौर पर इनका क्रम कौन सा है। अगर बात करें हाल ही में किस राज्य में कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, तो ये हमारे राज्य केरल में ऐसा किया गया है। हाल ही में किस राज्य में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, तो ओंकारेश्वर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और केरल की तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जो आओ ने जीता है। ठीक है, मुंबई में वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश टूर्नामेंट में महिलाओं सिंगल्स के खिताब किसने जीता है, तो ये अनाहत सिंह ने ये जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अंशकालिक सदस्य के रूप में हमारे यहाँ पर टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। असल में क्या है कि हमारा जो 16वां वित्त आयोग है उसके एक सदस्य अजय नारायण झा जी ने, ये किसके स्थान पर आए हैं, अजय नारायण झा जी, इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो अब इस्तीफा दे दिया तो इनके स्थान पर एक नए सदस्य को डालना था। तो अंशकालिक का मतलब होता है कि जितना इनका बचा हुआ कार्यकाल है उस कार्यकाल के लिए ये अपने इस पद पर रहेंगे। ये क्या थे, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। ये क्या थे, इससे पहले ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, टी रविशंकर है। तो अब ये अजय नारायण झा जी के स्थान पर आएंगे, क्योंकि अजय नारायण झा जी ने क्या किया है, अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इनकी ये जो कार्यकाल होगा, अगर इनके टी नारायण जी के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल या तो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश हो जाए, आयोग की रिपोर्ट आने तक या क्या होगा, या 31 अक्टूबर 2000 कब तक, 25 तक, 31 अक्टूबर 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। और 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, इसका अगर हम गठन की बात करें तो इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन हुआ था। अब अगर बात करें हम इसके 16वें वित्त आयोग की, तो 16वें वित्त आयोग, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए या इसके जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए वो थे हमारे अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष थे। और ये क्या है, ये नीति आयोग के क्या रहे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया रहे हैं। अगर बात करें हम वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का
जिक्र कहाँ पर है, तो संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है। और वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो वित्त आयोग का कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त, यानी जो पैसे का है, वित्त का बंटवारे के लिए सिफारिश करना या सलाह देना। ठीक है, ये इसका क्या है, कार्य हुआ। ठीक, तो कौन हो गया, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, कौन, अरविंद पनगड़िया जी। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये है हमारे टीवी जो अभी झा जी के स्थान पर आए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गणतव्य, कौन से गणतव्य, चर्चित वैश्विक गणतव्य के रूप में मान्यता दी है, तो वो है हमारा इस मध्य प्रदेश। वस्तु और सेवा यानी जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ की गई, तो ये जैसलमेर में की गई। जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर्स ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो टाटा बैंक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो ये केनरा बैंक के साथ समझौता किया है, केनरा बैंक के साथ। कौन सी, सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, यानी हमें क्या लगाने है, सोलर प्लेट को हर छत पे लगाना है, 1 करोड़ छत पर लगाने का इनका क्या है, लक्ष्य है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 वज्र टी स्वचालित ट्रेन आर्टिकल गन की खरीद के उद्देश्य के साथ किस कंपनी के साथ अनुबंधन किया है, तो ये हमने L&T लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ किया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के ने विंझिंजाम बंदरगाह पर नई जेटी का उद्घाटन कब किया, तो अभी हमारे यहाँ पर क्या हुआ, 7 जून को इसका उद्घाटन किया। ये विंझिंजाम पोर्ट कहाँ पर है, तो विंझिंजाम पोर्ट ये हमारा केरल में है, केरल में स्थित है। यहाँ पर 76.7 मीटर लंबे हमने इस जेटी का उद्घाटन किया है। इससे क्या हुआ, ये क्या है, ये हमारे अंतरराष्ट्रीय मार्ग के नजदीक है, अंतरराष्ट्रीय मार्ग के काफी नजदीक है। इससे क्या होगा, हम समुद्री सुरक्षा और निगरानी कर पाएंगे। ये इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हो गया इसका समुद्री सुरक्षा और निगरानी। ठीक है, ये हम इससे कर पाएंगे। तो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड में इसका उद्घाटन किया है। और इसके उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, वे थे हमारे परमेश्वर क्या थे, तो उनका नाम है परमेश शिवमणि। उद्घाटन किसने किया, परमेश शिवमणि। ये कौन है, हमारे ICG के हेड, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड। ठीक है, अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो शिवमणि जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मार्गों के पास एक 76.7 मीटर लंबी एक पट्टी है। आगे बात करें क्वेश्चंस की, तो ये हमारा उद्घाटन समारोह जहां पर ये इसका उद्घाटन किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत ने
यहाँ पर 39वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? 39वां, 39, 39वां। किसमें? जो हमारे ट्रैब, जो घूमने फिरने का स्थान है उसमें। आगामी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी हमारा भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ठीक है। 1 दिसंबर, भारत के किस राज्य को 1 दिसंबर को 1962वां राज्य दिवस मना रहा है? तो ये हमारा नागालैंड, नागालैंड ये मनाता है, क्योंकि नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी। और इस दिन यहाँ पर कौन सा? हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। इसको हम त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। क्या? त्योहारों का त्योहार भी इसे कहा जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में 9000 रन बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनके कप्तान जो हैं कौन? केन विलियमसन, केन विलियमसन इनके 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अनाहत सिंह को पीएसए 2025 अवार्ड में कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो हमारी जो अनाहत सिंह जी हैं, इन्होंने अभी क्या किए हैं? 2 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, 2 पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से एक वुमेन चैलेंजर्स ऑफ द सीजन और एक वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, ए और बी दोनों। ठीक है। अनाहत सिंह जो काफी महत्वपूर्ण नाम बन चुका है स्क्वैश के फील्ड में। भारत की नंबर 1 खिलाड़ी अनाहत सिंह है। अगर अनाहत सिंह की बात करें तो इन्हें 2 पुरस्कार मिले, एक वुमेन चैलेंजर्स प्लेयर ऑफ द सीजन का और दूसरा वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का। जो ये वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन है, ये मिस्र की अमीना ओराफी के साथ, ये मिस्र देश की अमीना ओराफी इसके साथ संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है, दोनों को दिया गया। तो किसके साथ? मिस्र की अमीना ओराफी को और प्लस हमारी अनाहत सिंह जी को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। ये महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है। अगर हम अनाहत सिंह जी की बात करें तो इन्होंने 2024-25 में 11 ग्रैंड स्लैम खेले, ग्रैंड स्लैम में हिस्सा लिया। ठीक है, और इसमें से 9 जीते, ग्रैंड स्लैम में से 9 जीते। इन्होंने इस सीजन में लगातार 29 मैच जीते हैं। इस सीजन में लगातार 29 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया किसने? अनाहत सिंह जी ने। तो अनाहत सिंह जी जिन्हें अभी 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने 29 मैच जीतने का लगातार ये रिकॉर्ड भी बनाया। ये है हमारी अनाहत सिंह जी। ठीक है, अनाहत सिंह जी ने अभी ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई का प्रमुख किसे नामित किया है? तो ये नामित किया गया है काश पटेल को नामित किया गया है। प्रथम एशियाई बुद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बुद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक हमारे कृषा वर्मा जी ने जीता है। कृषा वर्मा जी ने ये पदक जीता है। भारत के लिए किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो जो हमारा पाके अभ्यारण्य है उसमें किया गया है। ये कहाँ पर है? हमारे अरुणाचल प्रदेश में ये किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ FAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में शैलेश सिंह मेहता को, किसको?
शैलेश सी मेहता जी को हमारे यहाँ उर्वरक संघ का, भारतीय उर्वरक संघ का अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो शैलेश सी वर्मा क्या है, पहले हमारे क्या है, भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष हैं। अगर इनकी बात करें, इससे पहले दीपक फर्टिलाइजर में क्या रहे हैं, दीपक फर्टिलाइजर में ये एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल एक कंपनी है जिसको इन्हें एमडी थे, अब इन्हें क्या बना दिया गया है, भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बना दिया गया है। अगर बात करूं मैं फर्टिलाइजर में, तो यूरिया के बारे में, तो यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, कार्बनिक यौगिक यूरिया था। अगर बात करें यूरिया में एनपीके का परसेंटेज कितना होता है, या इनका अनुपात कितना होता है, एनपीके यानी नाइट्रोजन पोटास और नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो ये 46:0 यानी नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में कितनी होती है, 46% होती है। ठीक है, तो पहला प्रयोगशाला में बनने वाला यौगिक यूरिया, कार्बनिक यौगिक यूरिया था। ये है हमारे शैलेश जी, जो अभी इनके हेड बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया के अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है, तो ये निर्णय हमारे बिहार द्वारा लिया गया है, बिहार ने ये निर्णय लिया है। कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एम स्टार्लिंग, इन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। तुम लोहास पर्व किस देश में मनाया गया, तो ये पर्व नेपाल में मनाया गया। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रत्यायन दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाएगा, 9 जून को। अगर बात करें जून के अब तक के दिवस की, तो 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस के रूप में हम 1 जून को मनाते हैं। उसके बाद बात करें अगर, तो 2 जून को क्या है, तो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें हम 3 जून की, तो 3 जून में हम विश्व साइकिल दिवस कब मनाएंगे, तो 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम 7 जून को, तो 7 जून विश्व खाद्य दिवस या खाद्य सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं, तो हम 7 जून को मनाते हैं। ऐसे ही 8 जून को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व महासागर दिवस हम कब मनाते हैं, 8 जून को मनाते हैं। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस जून के। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमारा वर्ल्ड
एक्शन डे 2024 मनाया गया। हाल ही में कौन 2026 के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी हमारा भारत करेगा। कौन करेगा? इसकी मेजबानी हमारा भारत करेगा। तो भारत द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। आगामी विश्व दृश्य श्राव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया। मुंबई में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं प्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। यानी हथियारों को कम करना, निशस्त्रीकरण यानी हथियारों को खत्म करना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यमी, यानी एक परिवार में से एक व्यापारी, उद्यमी मतलब जो हमारा उद्यम कर सके यानी व्यापार कर सके, तो ये आंध्र प्रदेश, आंध्रा ने क्या किया है, ये स्कीम निकाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। महेंद्र सिंह धोनी, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये इसी वर्ष अभी 2025 में शामिल किया गया है। इसके साथ ही कई और खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जैसे हमारे मैथ्यू हेडन कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन और डैनियल विटोरी को भी शामिल किया गया है। डैनियल विटोरी इनको भी शामिल किया गया है। डैनियल विटोरी कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी को इसमें शामिल किया गया है। हाशिम आमला ये कहाँ कर हैं? हाशिम आमला ये हमारे दक्षिण अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका से हाशिम आमला। और ग्रैम स्मिथ ये भी कहाँ से हैं? ये भी हमारे साउथ अफ्रीका से हैं। इसके साथ ही 2 महिलाओं को, क्रिकेटर को भी इसमें शामिल किया गया। एक है सना मीर, ये कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की सना मीर। और एडवर्ड टेलर ये कहाँ से हैं? ये इंग्लैंड से हैं। तो 2 महिला खिलाड़ी और 5 पुरुष खिलाड़ियों को किसमें शामिल किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगर बात करें हम MS धोनी की, यानी महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने क्रिकेट की शुरुआत कब की? तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 2004 में शुरुआत की। 2007 में इन्हें क्या बनाया गया? कप्तान बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। इनके अगर ट्रॉफीज की बात करें तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप विनर, 2013 के चैंपियन ट्रॉफी विजेता भी रहे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? 3 ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के खिताब जीते या ट्रॉफी जीती। और ऐसा करने वाले क्या थे? विश्व के एकमात्र कप्तान थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इसके बारे में। आगे देखें तो ये हैं जिनको चुना गया है। ये टेलर हैं, ये सना मीर, मैथ्यू हेडन, ग्रैम स्मिथ, हाशिम आमला, डैनियल विटोरी और ये सबसे ऊपर अपने माही महेंद्र सिंह धोनी। आगे बात करें हम, हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? तो हाल ही में कौन सा राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य बना है? तो ये हमारा गुजरात पूरा राज्य बना है। हाल ही में किस राज्य ने राहवीर योजना को मंजूरी दी? तो ये मध्य प्रदेश ने मंजूरी दी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल ट्रेन सफारी लॉन्च की है? तो ये यूपी ने की है।
हाल ही में कहाँ ऑटोमोबाइल्स और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में प्रशिक्षण तो हाल ही में कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये चेन्नई में उद्घाटन किया गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने किस स्थान पर आईबैक्स तराना 88.4 एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये हमारे ज्योतिर्मठ में। ज्योतिर्मठ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अभी क्या थे हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो हमारे क्या है सेना प्रमुख। हमारे सेना प्रमुख कौन है? सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी अभी ये गढ़वाल सीमा पर क्या थे कि जायजा लेने पहुंचे थे हमारे सेना के तैयारी का, और वहां पर इन्होंने ज्योतिमठ में एक रेडियो स्टेशन का एफएम का उद्घाटन किया। 88.4 आईबैक्स तराना नाम करके एक उद्घाटन किया। ठीक है। अगर बात करें थल सेना की तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए? उपेंद्र द्विवेदी जी हो गए। अगर बात करें थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को हमारे यहाँ पर थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें नौसेना की, नौसेना के अध्यक्ष कौन है नौसेना के? तो ये हमारे जो दिनेश त्रिपाठी जी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। दिनेश त्रिपाठी जी क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। अगर नौसेना दिवस की बात करें तो नौसेना दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें वायुसेना, तो वायुसेना के अध्यक्ष जो हैं ये अमरप्रीत सिंह जी हैं। अमरप्रीत सिंह क्या है? वायुसेना के अध्यक्ष। अगर वायुसेना दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर को हम वायुसेना डे मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो ये रहे हमारे सेनाध्यक्ष और इन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर का गठित बहुउद्देशीय वैश्विक प्रतिनिधिमंडल नेतृत्वकर्ता चुना गया है? यानी हमारा जो विदेशों में बताने वाला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक दल भेजा गया है, उसका हेड किसको बनाया गया है? तो ये हमारे शशि थरूर जी को क्या बनाया गया है? इसका हेड बनाया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई, तो इनको किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है? तो इन्होंने अभी पपुआ न्यू गिनी में क्या की है? ये प्रकोप की घोषणा की है। हाल ही में भारत में ड्रोन हमलों से निपटने के हेतु किस रक्षा प्रणाली का सफलतम परीक्षण किया गया? तो ये हमारा भार्गवास्त्र तकनीक से हमने ये ड्रोन से निपटने की तकनीक बनाई है। हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ पहला स्वदेशी परिसर खोला है? तो ये हमने दुबई में खोला है। कहाँ पर? दुबई में खोला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में छठा स्टीफन अफगान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये हमारे अरविंद चिदम्बरम जी ने जीता है। किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम जी ने ये जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है? ये अरविंद चिदम्बरम जी ने जीता है। अगर बात करें इसका आयोजन यानी ये कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हमारे अर्मेनिया के जुमरुक शहर में हुआ। जुमरुक शहर कहाँ पर?
आर्मेनिया में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, आर्मेनिया और जम्मू शहर में इसका आयोजन हुआ। इन्होंने टाई ब्रेकर में हमारे भारतीय आर प्रज्ञानंद जी को हराया। किसे? आर प्रज्ञानंद जी को हराया। ठीक है, तो हमारे आर प्रज्ञानंद जी को इन्होंने इसमें टाई ब्रेकर में हराया। ये कहाँ से हैं? तो ये तमिलनाडु से हैं। तो भारत का शतरंज में आजकल स्वर्ण काल चल रहा है, एक से एक बड़ा खिलाड़ी आ रहा है और फाइनल में भारतीय पहुंच रहे हैं, भारतीय ही भारतीय को हरा रहा है, यानी दूसरे देश का तो फाइनल भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ये हमारे प्रज्ञानंद जी है, अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, इन्होंने आर प्रज्ञानंद जी को हराया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, उनसे जुड़े स्टैटिस्टिक्स जी के तथा करंट के कुछ क्वेश्चनों को देखा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।